हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 770 और 771 का। ओत्रु पिताजी, मैं जानना चाहता हूं, क्या लुओ अलायंस में कभी कोई अंधा व्यक्ति रहा है? अलायंस लीडर, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। लुओ युनहाई कुछ सोच ही रहे थे कि तभी बाहर से घबराया हुआ शोर सुनाई दिया और सबका ध्यान हॉल के बाहर चला गया। काले कपड़े पहने एक स्काउट अंदर भागा और घुटनों के बल गिर पड़ा। हमें सेंट्रल एरिया से खबर मिली है कि ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग अलायंस लीडर को मारने के इरादे से आ रहा है। आपको जल्दी सुरक्षित जगह जाना होगा और सर्वाइव करना होगा। जन्मदिन की इस खुशी भरी सभा में अचानक अफरा तफरी मच गई। सब लोग घबरा गए। हॉल में शोर ही शोर था। ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग, जो कभी वेस्टर्न लैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, अब लुओ युनहाई की जान के पीछे पड़ गया था। ये तो आफत है। वेस्टर्न लैंड में ऐसा कोई नहीं जो उसे रोक सके। लुओ अलायंस के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। बहुत से मेहमानों के चेहरे उतर गए थे। सबको बस जवाब का इंतजार था। जुगे चंगफेंग तेजी से स्काउट की ओर बढ़े और झिड़कते हुए बोले, ये खबर कितनी पक्की है? वो कोई मामूली आदमी नहीं है, एक स्वॉर्ड किंग है। इतनी नीची हरकतों में कैसे उतर सकता है? क्या ये एम्पायर की साजिश है? क्या उनका निशाना सिर्फ लुओ अलायंस है? स्टीवर्ट जूग रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सेंट्रल एरिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। डैंकिंग शेन ये सब अकेले कर रहा है। हमने उसका क्या बिगाड़ा? क्लैन हेड स्टीवर्ड्स, ये झगड़ा उससे नहीं किसी और से जुड़ा है। उसने लार्ड्स ऑफ आवर नेशन को बुलाया और क्लैन हेड की मौत मांगी। अब ये खबर चारों तरफ फैल चुकी है। सब लोग इसे कल्टिवेटर्स की दुश्मनी मान रहे हैं और अब पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड इस झगड़े को देखने के लिए बैठ गया है, जैसे किसी नाटक का मजा ले रहे हों। ज्यूगे चंगफेंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया। बहुत गंभीर बात है। अब जब ये बात एक कल्टिवेटर की निजी दुश्मनी मानी जा रही है और निशाना सिर्फ एक व्यक्ति है, तो चारों लैंड के कोई भी एक्सपर्ट्स इसमें दखल नहीं देंगे, खासकर जब सेंट्रल एरिया की तरफ से कोई हमला नहीं हो रहा। लुओ युनहाई की मौत चारों लैंड के लिए कोई खास मायने नहीं रखती। असर सिर्फ लुओ अलायंस तक ही सीमित रहेगा। ताकत का नुकसान नहीं होगा, बस सत्ता का बंटवारा होगा और उसी में लुओ अलायंस पूरी तरह टूट जाएगा। डबल ड्रैगन मैनर की बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब उनसे मदद मांगना। जूगे चांगफेंग ने सिर हिलाया और लंबी सांस छोड़ी। लेंग वुचांग को हालात की गंभीरता समझ आ गई थी। उनका दिमाग किसी समाधान की खोज में लगा हुआ था, मगर कोई हल नहीं दिख रहा था। ब्रदर युनहाई, हम 9 सेक्ट लीडर्स मिलकर डबल ड्रैगन मैनर के सामने आपकी बात रखेंगे। अब सिर्फ वही अपने पुराने डिसाइपल को रोक सकते हैं, वेन टाओ ने कहा। बाकियों को भी इसमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन कीन हाओ के मन में उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। लुओ अलायंस का वो सालों पुराना दुश्मन अच्छी तरह जानता था कि डबल ड्रैगन मैनर का रवैया कैसा है। ऐसे वक्त में जब एक सुप्रीम एक्सपर्ट खुलकर सामने आ चुका हो, सब लोग चाहते थे कि लुओ अलायंस को मैनर से मदद मिले, मगर वो मदद आएगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। एग्जॉल्टेड ज्यादा से ज्यादा डैंकिंग शेन की बराबरी कर सकते हैं, वो भी अगर वो मदद के लिए तैयार हों, लेकिन ये एक असैसिनेशन है। डैंकिंग शेन उन्हें आसानी से चकमा दे सकता है। लुओ युनहाई ने क्यूइन हाओ को अब तक सिर्फ ईगो सहलाने के लिए अपने पास रखा था, लेकिन क्यूइन हाओ ने अब एक छोटी सी सलाह दे ही दी। मत जाना, वो लोग मदद नहीं करेंगे। उन्हें तो तुम्हारी मौत का इंतजार है। सब चुप हो गए। तभी वू किंग्क्यू ने एक और सुझाव दिया। मैं कभी शंगवान क्लान के काफी करीब था, शायद मैं उनसे मदद मांग सकूं। कभी? वेन टाओ ने हंसते हुए चुटकी ली। ब्रदर वू, तुम तो आज तक ईस्टर्न लैंड आते जाते रहते हो। हाँ हाँ हाँ। वू किंग्क्यू ने मुस्कुराकर लुओ युनहाई की ओर देखा। तो बताओ। धन्यवाद सेक्ट लीडर वू, मगर ये वेस्टर्न लैंड से जुड़ा मामला है, इसलिए डबल ड्रैगन मैनर के पास जाना बेहतर रहेगा। उन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। जूगे चंगफेंग ने गंभीर होकर सिर हिलाया। क्लैन हेड सेक्ट लीडर्स की अर्जी तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे। तब तक डैंकिंग शेन को रोके रखना जरूरी होगा। मेरा सुझाव है कि हम बॉर्डर पेट्रोल की ताकत बढ़ा दें और बीच रास्ते में भी कुछ लोग तैनात करें ताकि थोड़ा वक्त मिल सके। तभी एक लंबा व्यक्ति आगे आया। उसके साइड बर्न्स हवा में लहरा रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्लैन हेड, मैं खुद जाकर ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग से मिलने को तैयार हूं। एल्डरली, क्लैन हेड, हम भी तैयार हैं। क्यू यानहाई, शुए किंगजियान और अर्थ हेवन एल्डर्स भी हाथ जोड़कर आगे आए। लुओ युनहाई थोड़ी देर तक चुप रहे। तुम सब लुओ क्लान के गार्डियन वेनरेबल्स हो, लुओ अलायंस में जिनकी कोई बराबरी नहीं। लेकिन ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग कोई आम व्यक्ति नहीं। उसका सामना करना मतलब हम सब भी पीक जेनेसिस एक्सपर्ट्स हैं। तो ये जानने की इच्छा है कि एक स्वॉर्ड किंग हमसे अलग कैसे है। हाँ हाँ हाँ। ली जिंगतियन ने जोश में सलाम ठोका। आंखों में युद्ध की चमक थी। क्लैन हेड, हमें सच्चे एक्सपर्ट से लड़ने दो। मौत से कोई डर नहीं। हमें इजाजत दीजिए क्लैन हेड। बाकी चारों ने झुककर कहा। लुओ युनहाई ने दुखी होकर सिर हिलाया। सबने उन पांचों को बहुत सम्मान से देखा। लुओ क्लैन के वेनरेबल्स की ये वफादारी और हिम्मत देख सबकी रूह कांप गई।
इतनी बड़ी ताकत का सामना करने के लिए खुद आगे आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। जाने से पहले ये एवरब्लू ले जाओ, इससे मदद मिलेगी। और पायरोक्लाउड भी ले लो, भले ही ये एवरब्लू जितनी नहीं मगर मदद तो करेगी ही। लुओ युनहाई ने अपनी नई स्पिरिचुअल सोर्ड दी और चिन हाओ ने अपनी डिग्रेडेड पायरोक्लाउड सौंप दी। ये सच्चे हीरोज का आपसी सम्मान था। पांचों ने तलवारें लीं, हाथ जोड़े और रवाना हो गए। सबके मन में एक ही बात थी, माइनस शायद ये आखिरी बार था जब उन्हें देख रहे थे। जैसे आंधी गरजती है, बारिश बरसती है, हमारे वीर चल दिए हैं, शायद कभी लौटे ना। क्यून हाओ ने भी हाथ जोड़ दिए। अलायंस लीडर लुओ, आपके पास वो ताकत है जिसे देख हर कोई रिस्पेक्ट करता है। ऐसे लॉयल वॉरियर्स पा लेना किसी वरदान से कम नहीं। लुओ युनहाई ने दुख से सिर हिलाया। ये स्टुअर्ट जुओ ही थे जो इन्हें लेकर आए। आज इन्हें मौत की ओर जाते देखना मेरे लिए शर्म की बात है, जैसे मैंने उन्हें नीचा दिखा दिया हो। फिर से स्टुअर्ट जुओ? लुओ सिफान अब और ज्यादा जिज्ञासु हो गई थी। आखिर ये आदमी है कौन जिसका नाम आते ही सब चुप हो जाते हैं, मानो कोई सेंट हो। लेकिन इस बुरे वक्त में किसी की भावनाओं की जगह नहीं थी। सब लोग जान बचाने की तैयारी में लग गए थे। पेट्रोल दल तैनात हो रहे थे, बॉर्डर को सील किया जा रहा था, डैंकिंग शेन को रोकने के लिए सब कुछ दांव पर लग गया था। जश्न वहीं थम गया। अब सबको लग रहा था यह आखिरी जाम था। लोंग जियानशन, शी यान्यांग, हमने कभी भी पांचों एल्डर्स को एक साथ लड़ते नहीं देखा। जरूर मजा आएगा, चलो देखते हैं। जब सब व्यस्त थे तो वो चुपचाप अपनी गुफाओं के पास पहुंची और उन्हें ले जाने की कोशिश की। लॉन्ग जॉनसन थोड़ा घबराया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेनरेबल्स अगर खुद निकले हैं तो दुश्मन बहुत खतरनाक होगा। हमें चोट लग गई तो? डरपोक? मैं डरपोक नहीं हूं, पर हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? आसान है। ग्रैंडपाली मुझे बहुत चाहते हैं ना, इसलिए मैंने छुपकर उनके कपड़ों पर 1000 लीग सेंट लगा दिया था ताकि वो मुझसे बचकर ना भागें। अब हम लवसिक लार्वा से उन्हें आराम से ढूंढ सकते हैं। सिफान, तू तो पक्की चालबाज निकली। लॉन्ग जियानशन ने माथा पीट लिया। अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। तो फिर बकबक बंद कर। चल रहा है या नहीं? चल रहा हूं। तीनों बच्चे चुपचाप निकल गए। अब ये बच्चे कहाँ भागे होंगे? यूअर इधर उधर देखने लगी। 1 महीने बाद वेस्टर्न लैंड की सीमा पर एक दुबला पतला बूढ़ा रेगिस्तान में खड़ा था। उसके सामने 5 लोग खड़े थे। जिंकिंग शेन बस ऐसे ही घूमते घामते लुओ युनहाई की जान लेते हुए थोड़ा जी लेने निकले थे। मैं बरसों बाद अपने घर लौटा और अभी सीमा पार ही किया कि तुम सामने आ गए। कहो क्या काम है? क्या आप ही ड्रैगन क्लीविंग सॉर्ड किंग डैंकिंग शेन हैं? बिल्कुल, हम लुओ क्लैन के 5 वेनरेबल्स हैं। अच्छा, अब समझ में आया। डैंकिंग शेन ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिए। तुम लोग अपने मालिक के लिए मरने आए हो, तुम्हारी वफादारी की दाद देनी पड़ेगी। ली जिंगतेन ने अपने हाथ में एज्योर स्वॉर्ड निकाली। क्यू यानहाई ने पायरोक्लाउड को हवा में घुमा दिया और दोनों ने उसे उसकी ओर तान दिया। हम क्लैन हेड के कहने पर आए हैं, पर साथ ही खुद भी देखना चाहते हैं कि वेस्टर्न लैंड के स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंड में ऐसा क्या है। हम भी पीक जेनेसिस एक्सपर्ट्स हैं, फिर तुम हमसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो? अरे मार्शल फैनेटिक्स हो तुम भी, मेरी तरह। हा हा हा, डैंकिंग शेन ने दिल खोलकर हंसी उड़ाई। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र एज्योर स्वॉर्ड पर अटक गई। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? अपनी दोनों साथियों से आगे निकलते हुए एक लड़की जंगलों से दौड़ती जा रही थी। हाथ में एक हिलता डुलता कीड़ा था और वो उसी की दिशा के मुताबिक रास्ता बदल रही थी। लॉन्ग जियानशन और शी यानयांग ने एक दूसरे की ओर चिंता से देखा, अपने जिद्दी और जिद्दी यंग मिस को देखकर। सिस्टर सिफान, चलो बस कर दो, हम वहां जाकर सिर्फ बोझ बनेंगे। वहां तो जेनेसिस स्टेज वाले एक्सपर्ट्स की लड़ाई हो रही है। अगर नहीं जाना चाहते हो तो बहाने मत बनाओ, डरपोक कहीं के। लुओ सिफान ने गुस्से में कहा और तेज दौड़ पड़ी। मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मैंने आज तक किसी स्वॉर्ड किंग की लड़ाई नहीं देखी। क्या वो वाकई इतने जबरदस्त होते हैं कि पांचों एक साथ मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाते? वो दोनों गफ्फर अपने बॉस लेडी की जिद के सामने हार मानकर सिर झुका लेते हैं। हम पहुंच गए। लुओ सिफान ने कीड़े को देखा जो अब सिर उठाए हुए था और वो खुश हो गई। झाड़ी पार करते ही उसकी नज़र सामने पड़ी एक पीली धरती पर पड़ी, जहां सूरज की तेज रोशनी उसके नाजुक चेहरे और उसकी मोहक आंखों पर पड़ रही थी। वो वहीं जम गई। लड़ाई देखने का जोश उसके चेहरे से उतर गया और उसका खून तक ठंडा हो गया। वो दोनों लड़के भी आ पहुंचे। सिस्टर सिफान, रुकिए हम। लेकिन दोनों वहीं थम गए। यह कैसे हो सकता है? रेत उड़ रही थी और उन्होंने देखा कि जमीन पर चारों तरफ खून फैला था। पांचों परिचित शख्स वहीं पड़े थे, हिले तक नहीं। और उनके सामने खड़ा था एक नीले कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी जिसने हाथ में एक एज्योर स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी और उसका ब्लेड देखता हुआ बोल रहा था, अजीब है, इसमें वॉल्टिंग स्वॉर्ड आर्ट की झलक क्यों है? ये तलवार वॉल्टिंग स्वॉर्ड के रहस्यों को क्यों समेटे हुए है? एग्जॉल्टेड लोग न तो रिफाइनिंग में अच्छे होते हैं और न ही उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप इतनी बढ़िया होती है। तो क्या वेस्टर्न लैंड में कोई और वॉल्टिंग स्वॉर्ड का इनहेरिटर है? पर फिर लुओ क्लैन क्यों? मैंने तो कभी नहीं सुना कि लुओ क्लैन का कोई डबल ड्रैगन मैनर में पहुंचा हो। ग्रैंडपाली! लुओ सिफान चीख पड़ी और रोते हुए उसके पास भागी। लॉन्ग और जी उसे रोक भी नहीं सके। सिफान,
वो बूढ़ा आदमी रुका और उस घबराई हुई लड़की को देखा जो ली जिंगटियन की देखभाल कर रही थी। तुम लुओ क्लान से हो? तुम ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग डांकिंग शेन हो? लुओ सिफान की आंखें कांप उठीं, पर उसने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। डांकिंग शेन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हूं। तीनों लड़कों की रूह कांप गई। क्या ये सब आपने किया? डर के बावजूद लुओ सिफान ने पूछ ही लिया। डांकिंग शेन ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये सब मेरा ही किया हुआ है। लड़की, तू बड़ी हिम्मती निकली। जानती थी मैंने इन्हें मारा है, फिर भी भागी चली आई। क्या तुझे डर नहीं लगता कि मैं तुझे भी मार दूं? तीनों कांप उठे जैसे पत्ते हवा में कांपते हैं। लुओ सिफान ने मुट्ठियां भींच लीं। हमारे क्लैन में कोई डरपोक नहीं होता। ग्रैंडपा ली और बाकी सब हमारे वेनरेबल्स हैं। हम उन्हें यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। वाह, क्या जोश है! डांकिंग शेन ने सराहा। लुओ क्लान का ये जज्बा वाकई तारीफ के काबिल है। बच्चों तक में भी ऐसी निडरता। मैं तो चाहकर भी तुम लोगों से दुश्मनी नहीं करना चाहता, पर मैंने एक वचन दिया है। लड़की, ये तलवार पहचानती हो? लुओ सिफान ने एवरब्लू को देखा और धीरे से सिर हिला दिया। बहुत अच्छा, चलो बात करते हैं। मैं वेस्टर्न लैंड्स में सिर्फ एक आदमी के लिए आया हूं और उसके रास्ते में जो भी आया उसे मिटा दूंगा। लेकिन तुम्हारे वेनरेबल्स की बहादुरी देखकर मैं उन्हें जिंदा छोड़ आया। अब बस ये बता दो कि ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली, फिर मैं चला जाऊंगा। लुओ सिफान चुप रही। उसे इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या स्वॉर्ड किंग्स भी 12th स्टेज की स्पिरिचुअल वेपन्स के पीछे हैं, या ये सब उस अंधे अंकल की वजह से है? नहीं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, वरना वो मुसीबत में पड़ेंगे। डांकिंग शेन हंस पड़ा। बोलने का मन नहीं है तो फिर कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा, यहां तक कि तुम्हारे एल्डर्स भी नहीं। डांकिंग शेन ने अपनी ओरा छोड़ी और दबाव डालना शुरू किया। बच्चे हिल तक नहीं पाए। उनकी सांसें रुक गईं और चेहरे लाल हो गए। लुओ सिफान ने दांत भींचे। हा, ये तो बिल्कुल लुओ क्लैन जैसा ही है। चुपचाप। डांकिंग शेन की आंखों में चमक आ गई। मैंने इन बुजुर्गों से भी पूछा, पर इन्होंने तो बस हमला ही कर दिया, और देखो क्या हाल हुआ। लेकिन तुम बच्चे भी वही कर रहे हो। वो तो फिर भी लड़ पाए, और तुम तो कुछ कर भी नहीं सकते। क्या सच में यूं ही मरना चाहते हो? लुओ क्लान किसी को कभी धोखा नहीं देता, लुओ सिफान ने दर्द और दबाव के बीच से जैसे तैसे कहा। डांकिंग शेन को ये बात छू गई। वो उन्हें छोड़ने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई, वो अंधा स्वॉर्डस्मिथ, उसी ने दी थी हमें ये तलवार। डांकिंग शेन ने पलटकर लॉन्ग जियानशान को घूरा। वो कौन है? वो स्वॉर्डफॉल से 3 मील दूर रहता है। गांव के लोग उसे जानते हैं। लॉन्ग जियानशान उसकी नजर से डरकर पीछे हट गया। डांकिंग शेन ने सिर हिलाया और हंसा। लड़की, तुम ठीक हो? और ये लड़का? हा। डांकिंग शेन गायब हो गया। लुओ सिफान ने गुस्से से लॉन्ग को घूरा। लॉन्ग जियानशन, तुमने अंधे अंकल को क्यों फंसाया? अगर वो उन्हें मार देगा तो? लेकिन हमें तो मरने ही वाला था। मैं क्या करता? लॉन्ग जियानशन टूट चुका था, बड़बड़ाया। मैं तो हमारे लिए कर रहा था। अब वो मरेगा। हम 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 लोग बचेंगे। बस इसी वजह से हमें उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए जिसने तलवार दी थी। क्या हम इतने नीच हो गए हैं कि बदले में मुसीबत भेज दी? कभी सुना नहीं, मौत स्वीकार है पर बेइज्जती नहीं। लुओ सिफान ने उसकी ओर गुस्से से देखा और डांटा। कौन कहता है कि 8 जानें एक जान से ज्यादा कीमती हैं? गड़गड़ाहट। एक जोर की आवाज आई और एक 3rd लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट द्वारा खींचा गया रथ सामने आया। उसके भीतर से एक शांत सी आवाज आई, तुम लोग लुओ क्लान से हो? अंदर आओ। मैं उस अंधे स्वॉर्डस्मिथ को बचाना चाहता हूं। तुम? मैंने तुम्हारे अलायंस लीडर से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया था कि किसे मरना चाहिए और किसे नहीं। डांकिंग शेन का लुओ क्लान से चाहे जो भी मामला हो, पर वो अंधा आदमी निर्दोष है। मैं बीच बचाव की कोशिश करूंगा। वो कोमल आवाज फिर गूंजी, घायल लोगों को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाओ, मैं उन्हें बचा लूंगा। लुओ सिफान खुशी से सिर हिलाई और शी नियान्यांग को इशारा किया कि एल्डर्स को उठाओ। लॉन्ग जियानशन अभी भी सदमे में था। डांकिंग शेन का सामना उसे तोड़ चुका था, पर उससे भी ज्यादा डरावनी थी लुओ सिफान की नाराजगी, इसलिए लॉन्ग जियानशन ने भी मदद की। सभी को संभालने के बाद तीनों रथ में चढ़े और अंदर का नजारा देख दंग रह गए। वहां की सुंदरता ही कुछ और थी। गड़गड़ाहट। रथ हवा की तरह उड़ता हुआ एक झोंपड़ी के सामने आ पहुंचा जिस पर लिखा था स्वॉर्ड शैक। दरवाजा टूटा पड़ा था और डांकिंग शेन वहीं बैठा था। उसकी आंखें झूलती हुई स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स पर टिकी थीं। रथ रुकने की आहट पाकर वो पीछे मुड़ा और देखा कि एक सुंदर महिला हाथ जोड़कर बोली, ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग को प्रणाम। मुरोंग क्लैन की यंग मिस? डांकिंग शेन हंस पड़ा। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ब्रदर मुरोंग से कभी मुलाकात की हो। हाँ, वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल तुम्हारे काफी करीब रहा है। मिस मुरोंग, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तीनों बच्चे भी बाहर आए और डरते हुए साथ ही मुरोंग शू को देखकर हैरान रह गए। ये महिला तो बहुत ही खास लगती है, तभी तो डांकिंग शेन तक सम्मान दे रहा है। उन्हें अब तक दुनिया की असलियत का अंदाजा नहीं था। उनका लुओ अलायंस अभी मुश्किल से 1 सदी पुराना था, और मुरोंग क्लैन, वो तो हजारों सालों से 5 लैंड में राज करता आया है, यहां तक कि सेंट्रल एरिया भी उससे डरता है।
यही था वो प्रभाव जो एक स्वॉर्ड किंग जैसी ताकत लाता है और बाकी सब फैक्शंस उसके सामने बौने लगते हैं। तलवारों से भरी उस झोपड़ी की हालत देखकर और वहां किसी लड़ाई के निशान न देखकर मुरोंगशू ने राहत की सांस ली और पूछा, वो अंधे स्वॉर्डस्मिथ का क्या हुआ? स्वॉर्ड किंग ने उसे अब तक खत्म तो नहीं कर दिया होगा? मैं जब पहुंचा तभी एक 9th ग्रेड के अरे ने रास्ता रोक लिया। उसे तोड़ने में ही वक्त लग गया। डांकिंग शेन मुस्कुराया, अंदर सिर्फ तलवारें हैं, लेकिन हर एक में तलवार की राह का गहरा ज्ञान छुपा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ रहता है। हो सकता है वो सबसे महान रिफाइनर हो। हा हा हा। लुओ सिफान ने चैन की सांस ली। भगवान का शुक्र है अंधे चाचा यहाँ नहीं है। लेकिन मुरोंगशू इतनी आसानी से संतुष्ट होने वालों में से नहीं थी। ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग, आप उस अंधे स्वॉर्डस्मिथ को क्यों ढूंढ रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? कुछ सवाल पूछने हैं, बस इतने भर। अगर जवाब उम्मीद के लायक नहीं हुए तो उसकी जान ले लूंगा। डैंकिंग शेन की आंखें सिकुड़ गईं और चेहरा ठंडा पड़ गया। मुरोंगशू का दिल बैठ गया। उसने सांस छोड़ी, जानते हुए कि वो खुद पीक जेनेसिस एक्सपर्ट होते हुए भी एक स्वॉर्ड किंग को नहीं रोक सकती। लुओ सिफान भी डर गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, मत आना अंधे चाचा, कोई तुम्हें मारने आया है, वो भी दुनिया का एक टॉप एक्सपर्ट। अगर तुम मर गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसा कि होता है उसकी दुआ का कोई असर नहीं हुआ। ओहो, आज तो बड़ी भीड़ है। कब से कोई मेहमान नहीं आया इस झोपड़ी में। सब चौंक गए और आवाज की दिशा में देखा। एक सफेद कपड़े पहने नौजवान खड़ा था जिसकी आंखें ढकी थीं और मुस्कान हल्की सी डरावनी थी। और कुछ पुराने परिचित भी हैं तुम्हारे साथ। स्वागत है मेरे पुराने दोस्तों। हा हा हा। लुओ सिफान ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, भागो चाचा, वो तुम्हें मारना चाहता है। मुझे? कौन? अरे हम सब तो पुराने साथी हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यहाँ? जुओ फैन को जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। पुराने साथी? लुओ सिफान ने डांकिंग शेन और मुरोंगशू की तरफ देखा। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। डांकिंग शेन कांपते हुए जुओ फैन की तरफ इशारा करके बोला, तुम मरे नहीं? बिल्कुल नहीं। या तुम दिन के उजाले में किसी भूत की उम्मीद कर रहे थे? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम ही वो अंधे स्वॉर्डस्मिथ हो। मुरोंगशू की आंखें कांप गईं। उसने गहरी सांस ली और लुओ सिफान की तरफ मुड़ी। चिंता मत करो, ये अंधे चाचा कोई और नहीं बल्कि धरती पर चले सबसे बड़े डेविल हैं। अगर इन्हें चोट लग गई तो ये चमत्कार ही होगा, लेकिन अगर ये नाराज हो गए तो नरसंहार तय है। हाँ, कौन मुझे मार सकता है भला? हाँ हाँ हाँ, बच्ची, चाय बनानी आती है? एक केतली चढ़ा दो, मैं और मेरे पुराने दोस्त थोड़ी बातें करेंगे। जुओ फैन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। 1 घंटे बाद मुरोंगशू ने 5 घायल लोगों को दवा दी और उन्हें झोपड़ी के अंदर आराम से लिटा दिया। जुओ फैन बाकी मेहमानों के साथ बाहर के एक छोटे से गज़ेबो में बैठा हुआ था। माहौल में अब कोई तनाव नहीं था, सिर्फ शांति थी। बच्चे धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर जाते हुए सब कुछ अनजान निगाहों से देख रहे थे। लॉन्ग जियानशन ने लुओ सिफान को किनारे खींचा और बाहर की तरफ देखा। सिस्टर सिफान, ये अंधा आदमी कौन है? ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग जैसे लोग उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? आखिर कौन है ये जो एक स्वॉर्ड किंग के बराबर बैठा है? मुझे क्या पता। लुओ सिफान भी उतनी ही हैरान थी। वैसे भी ये अंधे चाचा कुछ खास ही हैं, वरना ऐसे बड़े बड़े नाम इनके सामने यूं विनम्र कैसे हो जाते। जुओ फैन को अपनी पीठ पर 3 जिज्ञासु निगाहें महसूस हुईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, 1 सदी के बाद भी पुराने दोस्तों से मिलना हो रहा है। मिस मुरोंग, अब भी पहले जैसी टोकने वाली बनी हुई हो क्या? मैं जरूरतमंदों की मदद करके भलाई के लिए काम कर रही हूं। ये बातें तुम क्या जानो? मुरोंगशू ने आंखें घुमाकर कहा, लेकिन इन बीते सालों में मैं युद्ध और तुम्हारे कर्मों को कभी नहीं भूल सकी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सही हों या गलत। तभी तो दुनिया घूम रही हूं एक सही जवाब की तलाश में, पर अब तक वो जवाब नहीं मिला। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी जीवन की परीक्षाएं झेली हैं और उनसे कुछ पाया भी है। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे अच्छाई और बुराई इंसानियत में एक साथ रहती है। शायद तुम्हें शांति मिल जाए। मुरोंगशू ने आखिरकार सिर हिला दिया। अब वो पहले जैसी नाराज नहीं दिख रही थी। जुओ फैन, क्या ये तलवार तुमने बनाई है? डैंकिंग शेन ने एवरब्लू को टेबल पर रखा और उसकी तरफ घूरने लगा। जुओ फैन ने सिर हिलाया। कैसे? इसमें वॉल्टिंग स्वॉर्ड आर्ट की ऊर्जा क्यों महसूस हो रही है? तुमने इसे कब सीखा? पिछले 100 सालों में। जुओ फैन ने गहरी सांस ली। ओल्ड डैन, मैंने तुमसे एक बड़ी बात छुपाई थी, डबल ड्रैगन मैनर की उस लड़ाई के बारे में। जुओ फैन ने वॉल्टिंग स्वॉर्ड की पूरी सच्चाई बताई। माफ करना, मैंने सबको धोखे में रखा। वॉल्टिंग स्वॉर्ड मेरे पास ही था जब एग्जॉल्टेड और तुम समझ रहे थे कि वो किसी और के पास है। ये बोझ मैं 100 सालों से उठाए फिर रहा हूं। डांकिंग शेन कांप उठा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे एक बच्चा उसे और पूरे वेस्टर्न लैंड के सबसे ताकतवर लोगों को मूर्ख बना गया। फिर भी दोष उसी के सिर पर आ गया। हद है। मुरोंगशू ने उसे लंबी नजरों से देखा और मुस्कुराई।
तुम तो वाकई कमाल के हो, जब कुछ नहीं थे तब भी वेस्टर्न लैंड के सबसे ताकतवर इंसान से खेलकर निकल गए। मुझे नहीं लगता तुमसे बड़ा पागल कोई और हो सकता है इस दुनिया में। सच है, वो एक बड़ा दांव था और मैं अंदर तक डरा हुआ था। डरे थे, फिर भी कर डाला। अब वो तलवार कहाँ है? वापस नहीं दूंगा। डैंकिंग शेन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जुओ फैन ने सिर हिला दिया। इतने सालों से मेरे पास है, अब इसे देने की कोई वजह नहीं दिखती। मैं बस तुम्हें समझाना चाहता था, तुम्हें सच्चाई बताकर खुद को हल्का कर रहा हूं। आखिर तुमने मुझे कभी बचाया था, इसीलिए ये तुमसे छिपाना ठीक नहीं था। मैंने तुम्हें बचाया था और अब बता रहे हो। डरता था कि तुम मार दोगे, अब डर नहीं लगता? नहीं, जुओ फैन की आवाज़ में इस बार कभी ना देखी गई सच्चाई थी। डैंकिंग शेन की दाढ़ी गुस्से से कांपने लगी। सालों पहले बच्चा था, अब बड़ा हो गया है और कुछ कर भी नहीं सकता। जैसे ही डैंकिंग शेन ने एवरब्लू में वॉल्टिंग स्वॉर्ड की भावना को महसूस किया, उसे समझ आ गया। वही समझ, वही गहराई। और जब उसने देखा कि स्वॉर्डस्मिथ कोई और नहीं बल्कि जुओ फैन है, तो सब साफ हो गया। जुओ फैन तो पहले से ही असामान्य था, अब तो एक सदी का अनुभव भी जुड़ चुका था। अगर लड़ाई होती तो वो समझ गया था कि भुगतना उसी को पड़ेगा। थोड़ी देर तक गुस्से में बड़बड़ाने के बाद डैंकिंग शेन ने मेज पर मुक्का मारा और उठने लगा। जुओ फैन ने उसे रोका। रुको ओल्ड डैन, इतने सालों बाद मुलाकात हुई है और बात खत्म भी नहीं हुई। कहाँ जा रहे हो? तेरे पुराने किस्सों की ऐसी की तैसी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे किसी को मारना है, खून की प्यास लगी है मुझे। तूने मुझे पागल बना दिया है। जुओ फैन ने अब भी उसे जाने नहीं दिया। ओल्ड डैन, किसी को भी मार लो, पर अलायंस लीडर लुओ को नहीं। मेरे लिए एक छोटा सा एहसान कर दो, उसे छोड़ दो, ठीक है? एहसान? मैंने वचन दिया है। किसी ने चित्र भेजा और उसका सिर मांगा, मैं कैसे मना कर दूं? ओल्ड डैन, क्या तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लग रहा? सारी दुनिया को इसकी खबर है, तुम्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। डैंकिंग शेन चिल्लाया, मेरे अपने सिद्धांत हैं। अगर हम कभी दुश्मन नहीं बने तो भी हम अपनी बातों के पक्के हैं। तुम्हारे मूल्य हैं, मेरे भी हैं, और मैंने जो वादा किया है उसे निभाना मेरा फर्ज है। जुओ फैन ने सिर हिलाया, अपनी पूरी कोशिश। तो अगर वो कोशिश हद से ज्यादा हो जाए? मतलब अगर लुओ युनहाई तक पहुंचने से पहले मर गए तो? डैंकिंग शेन का चेहरा फड़कने लगा। और मुझे मारेगा कौन? जुओ फैन ने कहा। डैंकिंग शेन ने मुट्ठियां भींच लीं, आंखें छोटी कर दीं। तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मैं लुओ क्लान का पहला स्टुअर्ड हूं, जुओ फैन। धड़ाम। जुओ फैन से निकली रक्तप्यास की लहर ने आसमान और जमीन को जकड़ लिया, एक जमा देने वाली ठंडक के साथ। एक अजीब सी हवा पूरे संसार में चलने लगी, जिससे हर जीव के दिल में डर समा गया। मुरोंग स्यू तक कांप गई, जबकि वो खुद कितनी ऊंची कल्टिवेशन पर थी। और बच्चों की तो हालत और भी खराब थी। वो सब एकदम पीले पड़ गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। जो अंधा चाचा था, जिसे सब ने प्रोफाउंड हेवन स्टेज का समझा था, असल में डैंकिंग शेन के बराबर का निकला। क्या ये भी कोई स्वॉर्ड किंग जैसा कोई और है? लेकिन जितना भी वो सब दिमाग दौड़ाते, ऐसा कोई अंधा एक्सपर्ट उन्हें याद नहीं आता। हाल ही में जो नाम जुड़ा था वो लो नाम स्वॉर्ड किंग था। लुओ सिफान ने जुओ फैन के उस बेरहम और रहस्यमयी रूप को देखकर दबी सांस ली। अंधा चाचा तो कमाल के सरप्राइज से भरा है। डैंकिंग शेन जानता था कि जुओ फैन अब उसके बराबर का है और अब उसे दबाया नहीं जा सकता। बराबरी का ओपोनेंट सामने हो तो बेचैनी तो होती ही है। हालांकि ये डर की बात नहीं थी। जो काम मुझे 1000 साल लगे वो तूने 100 साल में कर दिखाया। जुओ फैन, तू तो एक अनोखा जीनियस है। तू मेरे स्तर पर जरूर है, लेकिन हमारी लड़ाई का नतीजा बस एक ड्रॉ होगा। मुझे पता है तेरी ज्यादातर ताकत तेरी आंखों में छुपी है। मैं ये नहीं जानता क्यों, लेकिन इतना साफ है कि तू अभी उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में तू मुझे रोक नहीं सकता। डैंकिंग शेन हवा में उछला और 2 उंगलियां आसमान की ओर उठा दी। एक गहरा गर्जन हुआ और जैसे आसमान ही ढहने लगा। हजारों ड्रैगन की दहाड़ों के बीच वो सब उसकी उंगलियों की ओर खिंचते गए। एक अद्भुत ताकत ऊपर से गिरी, जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। मुरोंग स्यू पसीने पसीने हो गई। बच्चे घबरा गए। क्या यही है एक असली स्वॉर्ड किंग? हमने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, चाहे कितने भी जेनेसिस एक्सपर्ट साथ आ जाएं। सारे स्वॉर्ड किंग्स किसी और ही दुनिया के होते हैं। लेकिन क्या अंधा चाचा इसे रोक पाएगा? तीनों की नज़र जुओ फैन पर पड़ी, जिसमें उम्मीद की झलक थी, मगर वो हमेशा की तरह शांत खड़ा था। उन्हें बुरा सा लगा। क्या वो भी डैंकिंग शेन की ताकत देखकर डर गया है? पर अगले ही पल जुओ फैन गायब हो गया और सीधा डैंकिंग शेन के 1 मीटर सामने प्रकट हो गया। इतना तेज कैसे है ये? जो डैंकिंग शेन अभी तक शांत था, अचानक घबरा गया। जो हमला वो उंगलियों में जमा कर रहा था, उसने झटके में उसे जुओ फैन की ओर फेंक दिया। इतनी नज़दीकी से जुओ फैन बच नहीं सकता था। ये हमला इतना खतरनाक था कि कोई और स्वॉर्ड किंग होता तो शायद उसका शरीर ही न बचे। लेकिन जुओ फैन का दायां हाथ स्कारलेट रोशनी में चमक उठा और उसने सीधे पकड़ लिया। हजारों ड्रैगन की दहाड़ों के साथ वो हमला आ रहा था, जिसमें स्वर्ग और ड्रैगन दोनों की ताकत शामिल थी। लेकिन जुओ फैन ने उसे बस अपने किलिन आर्म से थाम लिया।
गर्जन और धमाके इतने भयंकर थे कि रोशनी चारों ओर फैल गई और जमीन आसमान तक हिल उठे। पहाड़ टूट गए, हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। क्या ये स्वॉर्ड किंग्स की टक्कर है? ये तो पागलपन है। चारों ओर की दुनिया जैसे खत्म होने लगी है। डांकिंग शेन खुद हैरान रह गया। तू मेरे स्वॉर्ड को सिर्फ एक हाथ से रोक सकता है? उसके शब्द अधूरे ही रह गए क्योंकि जुओ फैन के हाथ से गोल्डन फ्लेम्स भड़क उठीं। वो लपटें पूरे स्वॉर्ड वेव को निगल गईं। ड्रैगन की चीखें उठने लगीं और किलिनाम ने जोर से उसे दबा लिया। वो ताकतवर स्वॉर्ड वेव एक धमाके के साथ खाक हो गया और चारों ओर फैला हुआ ड्रैगन का शक्ति क्षेत्र भी खत्म होने लगा। द डेसिमेटिंग स्वॉर्ड आर्ट! डांकिंग शेन चिल्ला उठा। फिर हवा में स्कारलेट चमक उभरी और एक भारी ताकत डांकिंग शेन पर टूट पड़ी। जुओ फैन ने बस हाथ हिलाया, लेकिन वो स्कारलेट वेव जैसे मौत बनकर टूटी डांकिंग शेन पर। बूम! वो हमला सीधा आसमान में घुस गया और हजारों मील तक सब कुछ मिटा डाला। स्वॉर्डफॉल के चारों ओर जो पहाड़ थे सब रेगिस्तान में बदल गए। बच्चे बस देखे जा रहे थे। उनके मुंह खुले रह गए और सांसें जैसे रुक सी गईं। मुरोंगशियो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई ताकत भी होती है। उसने घबराकर गला साफ किया। जो शातिर डेविल 100 साल पहले था वो आज डीमन आर्कुन बन गया था। अब कौन उसके सामने टिक सकता है? डांकिंग शेन के सफ़ेद बाल हवा में उड़ रहे थे। जुओ फैन ने अपना हाथ अपने चेहरे से हटाया और बोला, ओल्ड डैन, मेरी आंखें भले ना हों लेकिन मेरी कला अभी भी जिंदा है। अब क्या तू वापस जा सकता है? सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट? डांकिंग शेन ने खोई हुई नजरों से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मैं जा सकता हूं। अब लुओ युनहाई को मारने का कोई तरीका नहीं बचा। जब कोई व्यक्ति 3 डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट्स को पूर्णता तक सीख जाए तो उसके सामने मेरा कोई मौका नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डांकिंग शेन की आंखों में हार और अकेलापन साफ दिख रहा था। वो झुके कंधों के साथ वहां से चला गया। जुओ फैन, वॉल्टिंग स्वॉर्ड तुझ जैसे को ही मिलनी चाहिए थी। और वो सेंट्रल एरिया की ओर वापस चला गया। जुओ फैन उसके जाते हुए रूप को देखता रहा और फिर धीरे से जमीन पर उतरा। मुरोंगसू अब बिल्कुल भी शांत नहीं थी। वो पत्ते की तरह कांप रही थी। वो 4 डिवाइन स्वॉर्ड्स जो 100 साल से लापता थे, क्या सब तेरे पास थे? हाँ और नहीं, समय आने पर तुझे पता चल जाएगा। जुओ फैन फिर से अपने शैक की ओर बढ़ गया। बच्चे अब भी चुप थे, डर से कांपते हुए। जुओ फैन ने लड़की के सिर पर हाथ फेरा। अब सब ठीक है, अपने डैड के पास लौट जाओ। डांकिंग शेन को मैंने भगा दिया है, जाकर कह देना कि अब चिंता की कोई बात नहीं। ओह हाँ, लुओ सिफान ने सिर हिलाया। जुओ फैन मुस्कुराया और फिर से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर ली जिंगतियन की ओर बढ़ा। उसने उनके घाव देखे और सिर हिलाया। मिस मुरोंग की दवाइयाँ कंजूसी वाली नहीं हैं। 10th ग्रेड की मेडिसिन इस्तेमाल की है। 1 हफ्ते में होश में आ जाएंगे और 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मैं कभी अपने मरीजों के लिए कंजूसी नहीं करती, पर इसमें डांकिंग शेन का भी हाथ है। उसने सीधा जान लेने वाला वार नहीं किया, बस उनका हौसला तोड़ा, वरना इतनी आसानी से बात नहीं बनती। ओल्ड डैन एक सच्चा इंसान है, लेकिन हमारी दुनिया में कभी कभी इंसान को अपने उसूलों के खिलाफ भी चलना पड़ता है। हा हा हा। जुओ फैन हंसा। शायद उसने खुद ये हार चाही हो। सच में मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि उसने जानबूझकर हार मानी। दिल से जो इच्छा हो उसे रोका नहीं जा सकता। ये ओल्ड डैन का अपना तरीका है। जुओ फैन मुस्कराया। मुरोंगस्यू सोच में पड़ गई। लुओ सिफान ने थोड़ा साहस जुटाकर पूछा, अंधे चाचा, क्या तुम्हारा और लुओ अलायंस का कोई पुराना रिश्ता है? हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी। तभी एक जेड स्लिप उसके हाथ में आ गया। उसने ध्यान से पढ़ा और चेहरा सख्त हो गया। लड़की, आज की बात किसी से मत कहना। ऐसे बर्ताव करना जैसे मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा। जब वो बूढ़े जाग जाएं, उन्हें लेकर यहां से निकल जाना, समझी? सब चौंक गए। क्या हुआ? अचानक ये कैसा बदलाव? लुओ सिफान झुंझला उठी। ब्लाइंड अंकल, आप तो हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हो। जब वो लोग उठेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? बस कह दें कि ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग चला गया। हमारे पास कोई बहाना ही नहीं है। तो बताना क्या मुश्किल है? जुओ फैन ने भौं उठाई। बस ये कह देना कि तुमने अपनी जान लगाकर उससे विनती की और वो तुम्हारी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि चला गया। फिर इसमें थोड़ा ड्रामा भी डाल देना, जैसे सब कुछ बहुत ही डरावना और मुश्किल था। लोग एकदम मान लेंगे। बस इतना ही। तीनों के चेहरे एक साथ झटके खा गए। ये तो कोई भी नहीं मानेगा, बहुत ही झूठ लग रहा है। जुओ फैन बोला, सच तो बस हम 4 को पता है। अगर तुम चुप रहो और मैं भी कुछ ना कहूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बाकी लोगों को तो जो चाहो बता सकते हो, कोई सबूत नहीं है उनके पास शक करने का। और वैसे भी डांसिंग शेन तो अब यहां से जा चुका है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, सच बोलने की जरूरत नहीं है, वरना। जुओ फैन की नज़र में एकदम खून जमा देने वाली ठंडक आ गई और उसकी आंखों में हल्की सी खूनी चमक थी। डांसिंग शेन तो लुओ अलायंस नहीं जा सकता, लेकिन मैं जा सकता हूं। अब सोच लो, जैसा समझो। बच्चे कांपने लगे। उन्हें जुओ फैन की उस भगवान जैसी ताकत याद आ गई और सबने सर हिला दिया। जुओ फैन मुस्कराया। शाबाश। देखो, मैं तो तुम्हें नाम दे रहा हूं और तुम्हारा मुंह बंद कर रहा हूं।
मार नहीं रहा। और क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि मेरे बारे में किसी को कुछ न बताना? फिर डांचिंग शेन को मेरे पास क्यों लाए? तीनों जम गए और दो ने घबराकर लंबी नज़र लोंग जियानशान के चेहरे पर डाली। ओह, वही मोटा लड़का फिर से। झुओ फैन ने उसका घबराया हुआ चेहरा देखा और हंस पड़ा। फिर से मुझे बेच दिया क्या? पिछली बार भी बड़बड़ा रहा था, मेरी बुराई कर रहा था। अब सब कुछ यहीं निपटा लेते हैं। हे। लोंग जियानशान जमीन पर गिर पड़ा, कांपता हुआ। सीनियर, माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप इतने महान हो। मैं तो आपकी तुलना में कुछ भी नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी आपके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ब्लाइंड अंकल, प्लीज उसे छोड़ दो, लुओ सिफान बोली, डरी हुई कि कहीं झुओ फैन सच में उसके भेजे को मसल न दे। आखिर इन बड़े बुजुर्गों का मिजाज कौन समझे? झुओ फैन हंसते हुए बोला, तुम्हारा बाप जरूर तुम्हें बहुत लाड प्यार करता है, तभी तो हमेशा अकड़ में रहती हो, पर असली वक्त में डर के मारे कांपती हो। चलो उठो, अब मौका है अपने डर का जवाब देने का। फिर अगर मेरे बारे में कुछ कहा तो सीधा तुम्हारे घर जाके तुम्हें कीमा बना दूंगा, समझी? हाँ ग्रेट सीनियर, बिल्कुल। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं मानता हूं। लोंग जियानशान रोते हुए कांपता रहा। झुओ फैन ने संतोष से सिर हिलाया और बाकी दोनों बच्चों ने भी सिर झुका लिया। फिर झुओ फैन ने चैन की सांस ली और मुड़कर चल पड़ा। ब्लाइंड अंकल, आप? लड़की, मैं जा रहा हूं। आज जो हुआ वो तो बस एक शुरुआत है, असली चीजें अभी बाकी हैं। अपना ध्यान रखना। फिर वो मुड़ा और मुरोंग शुए से बोला, मिस मुरोंग, अब भी कुछ समझना है क्या? चलो मैं तुम्हें बताता हूं अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या। झुओ फैन वहां से चला गया। मुरोंग शुए कुछ बुदबुदाई, फिर उसके पीछे चल पड़ी। बच्चे अकेले रह गए, चेहरे पर उलझन लिए। लोंग जियानशान अब भी कांप रहा था, उसका चेहरा फड़क रहा था। मम्मी, अब जाके छुटकारा मिला। डबल ड्रैगन मैनर में वेन ताओ, यान मो और बाकी सेक्ट लीडर्स बहुत देर से हेवन रीचिंग पवेलियन में इंतजार कर रहे थे, इधर उधर टहलते हुए। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और झुककर बोला, सेक्ट लीडर्स, आप लोग किस कारण आए हैं? सीनियर, हम बस ये पूछना चाहते थे कि एग्जॉल्टेड, माफ कीजिए, लेकिन एग्जॉल्टेड कुछ समय पहले ही जा चुके हैं। हमें नहीं पता वो कहाँ गए। बूढ़े ने वैन ताओ की बात बीच में ही काट दी, चेहरा गंभीर था। यानमो ने पूछा, एग्जॉल्टेड कब तक लौटेंगे? हमें कोई जानकारी नहीं। वो हमेशा अपने मन के मालिक रहे हैं। आप लोग तो डबल ड्रैगन मैनर में कल्टिवेशन कर चुके हैं, ये बात आपसे बेहतर कौन जानेगा। हाँ, हम समझते हैं, आपको तकलीफ दी, माफ कीजिए। वेन ताओ ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। सबने झुककर प्रणाम किया और वहां से चले गए। जैसे ही वो गए, एक काले और एक सफेद कपड़ों में दो बूढ़े बाहर निकले। एग्जॉल्टेड हे रान ने सिर हिलाया, ये सब वेस्टर्न लैंड से हैं, फिर भी हम इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर कोई और होता तो हम जरूर मदद करते, लेकिन लुओ युनहाई की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं। पिछले कुछ सालों में उसने इतनी तरक्की की है कि अब वो साफ साफ हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। उसके लोगों से मेल जोल की कला बहुत जबरदस्त है। अभी जो लोग मिलने आए थे वो सब कभी हमारे शिष्य थे, लेकिन अब लुओ क्लान के पक्ष में खड़े हैं। वो जरूर जुओ फैन के सिद्धांतों को अपनाया है। जुओ फैन जब मरने का नाटक भी कर रहा था, तब भी लोग लुओ क्लान को ही आगे बढ़ा रहे थे। एग्जॉल्टेड हे रान ने सिर हिलाया, मुझे पता है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि क्वीन सोसाइटी, जो हमेशा लुओ अलायंस के खिलाफ रही है, वो भी अब उसके जन्मदिन समारोह में शामिल हो गई है। लुओ युनहाई की उदारता की कोई सीमा नहीं। ऐसे होनहार इंसान का पश्चिम में होना ही एक अशांति है। इससे पहले कि बात बिगड़े, दूर रहना ही समझदारी है। एग्जॉल्टेड बाई में चला गया और पीछे से हेरान ने लंबी सांस ली। ईस्टर्न लैंड में शंगवान क्लैन के द्वार पर शांगवान छिंगयान ने वो छिंगचियू को बाहर तक छोड़ते हुए कहा, माफ करना सीनियर ब्रदर वू, हमारे वेनरेबल्स पहले से ही इस बात पर अड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, सीनियर जरूर कुछ सोचकर ही निर्णय ले रहे होंगे। अलविदा। वो छिंगचियू ने झुककर विदा ली। शांगवान छिंगयान ने भी झुककर जवाब दिया, मन ही मन बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वो अंदर लौटी और एल्डर्स के सामने झुककर बोली, वेनरेबल्स, सीनियर ब्रदर वू आया था, इसलिए उस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकी, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ। लुओ क्लान तो पश्चिम की एक नेक संस्था है जो हमारे साथ मिलकर काम करती है। ऐसे में उनकी मदद करने से हमारा रिश्ता और गहरा नहीं हो जाता? यानिर, इतने सालों में तुमने बस छोटे मोटे काम किए हैं, कभी किसी बड़े फैसले में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए तुम्हें दूरगामी सोच का अंदाजा नहीं है। सोचो, डबल ड्रैगन मैनर ने खुद कुछ नहीं किया, जबकि डांचिंग शेन पश्चिम में आकर उपद्रव मचा रहा है। फिर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के वू छिंगचियू को क्यों भेजा गया मदद मांगने? शायद डबल ड्रैगन मैनर को कोई कठिनाई हो। कैसी कठिनाई? जब डांचिंग शेन जैसे लोग भी केवल वेस्टर्न लैंड में हलचल मचा रहे हैं, सेंट्रल एरिया को कुछ नहीं हुआ। अगर सच में कोई परेशानी होती तो मदद मांगने वो खुद आते, न कि किसी और को भेजते। वो तो शांगवान छिंगयान झिझक गई। वृद्ध ने गहरी सांस ली, फिर सख्ती से बोला, यानेर, इंसान का मन बड़ा छलिया होता है। हम किसी पर शक नहीं कर रहे, लेकिन सतर्क रहना तो जरूरी है। डबल ड्रैगन मैनर पश्चिम का प्रमुख है। अगर हम उसकी अनुमति के बिना दखल देंगे तो उनकी सत्ता को ठेस पहुंचेगी और इससे हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं।
जब वो चिंगचिऊ आया था तब से ही इसके संकेत मिलने लगे थे। पश्चिम की धरती गहरी है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। वेनरेबल, लेकिन डबल ड्रैगन मैनर खुद शांगुआन छिंग्यान का चेहरा उतर गया। 1 महीने बाद जो दूत मदद मांगने गए थे वो लौट आए, चेहरों पर निराशा और थकावट। यानमो ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ब्रदर लुओ, एग्जॉल्टेड वहां नहीं थे। वो वहां नहीं थे, लेकिन उनका मन तो था। साफ लग रहा था वो बचना चाह रहे थे। वेन ताओ ने लंबी सांस ली। अगर ये सब ना होता तो हमें कभी पता न चलता कि लोग अंदर से कैसे होते हैं। एग्जॉल्टेड तक ने ऐसा कर दिया। लुओ युनहाई और झूगे चांगफेंग को ये पहले ही अंदेशा था, उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया। शांगुआन क्लान के 3 वेनरेबल्स ने कल्टिवेशन में बाधा का बहाना बनाकर मना कर दिया। वो छिंगचिऊ ने रिपोर्ट दी। ये बहाना इतना बचकाना था कि सबको चुप करा गया। बाधा? वो हजारों साल से जेनेसिस स्टेज के शिखर पर हैं, कभी कोई उन्नति नहीं हुई, अब अचानक बाधा कैसे आ गई? ना तो पश्चिम वाले मदद करना चाहते थे और ना ही पूर्व वाले। अब लुओ अलायंस में कौन था जो डांसिंग शेन की ताकत के आगे टिक सके? सबके चेहरे गंभीर थे, माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। लेकिन जिस समस्या ने सबको थमा दिया था वो बिना किसी को पता चले ही टल चुकी थी। जिसने ये कर दिखाया वो अब छाया में खड़ा सबको देख रहा था, हल्की सी गर्म मुस्कान के साथ। डैड! एकदम हलचल भरे माहौल में लुओ सिफान अपने साथ जख्मी एल्डर्स को लेकर अंदर आई। लुओ युनहाई चौंक गए। सिफन, तुम लोग बीते कुछ दिनों से कहाँ गायब थे? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई है। डैड, अब हम बच्चे नहीं रहे, हम जरूरी काम कर रहे थे। जरूरी काम? लुओ युनहाई ने उनके पीछे देखा जहां ली जिंगटियन और बाकी खड़े थे, लेकिन एल्डर्स के चेहरों पर बस घबराहट और उलझन थी। फिर एक ने कंधे उचकाया। लुओ युनहाई ने बच्चों की तरफ देखा और लुओ सिफान गर्व से बोली, डैड, अब तुम्हें उस डांकिंग शेन से डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने उसे भगा दिया। अब तक तो वो वापस सेंट्रल एरिया पहुंच चुका होगा। हर कोई हक्का बक्का रह गया। सब बच्चों को हैरानी से देखने लगे। ये छोटे छोटे बच्चे ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग को भगा दिए, जैसे ये कोई मजाक हो। लुओ युनहाई अब भी अविश्वास में थे। एल्डरली, आप डांकिंग शेन को रोकने गए थे, आखिर वहां हुआ क्या? आप लोग ठीक हैं? धन्यवाद क्लैन हेड, आपकी चिंता के लिए। असल में ली जिंगटियन ने झुककर सिर झुकाया, फिर उनका चेहरा थोड़ा अजीब बन गया। हमें खुद ठीक से नहीं पता, आपको भी नहीं। क्लैन हेड, हम लोग गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए थे। जब होश आया तब देखा कि बच्चे हमें एक बांस की झोपड़ी में ले आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने डांकिंग शेन को भगा दिया और वहां उसका कोई निशान नहीं था। हमने जितने भी चेक पॉइंट्स पार किए, किसी ने उसे नहीं देखा। ली जिंगटियन की बात शुरू से ही लड़खड़ाती रही और खत्म होते होते उलझन और बढ़ गई। क्या वाकई में वो चला गया? लुओ युनहाई ने शक की नज़र से लुओ सिफान को देखा। आखिर तुमने उसे भगाया कैसे? हमने। लुओ सिफान हंस दी और जुओ फैन की नकल करते हुए एक भावुक और बढ़ा चढ़ाकर कहानी करने लगी। लॉन्ग जियानशन और जी नियनयंग भी उसमें शामिल हो गए, हर बात को और ज्यादा खतरनाक, दुखद और अनजाने में हास्य से भरते हुए बताते गए। उन्होंने ऐसा कोई संकट नहीं छोड़ा जो इंसान पर नहीं आ सकता, यहां तक कि नरक तक जाकर लौट आने जैसी बातें जोड़ दी। और इस तरह से ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग को हमारी हालत पर तरस आ गया और वो चला गया। लॉन्ग जियानशन ने कहानी खत्म की, थोड़ा सुड़कते हुए, लेकिन आंखों में साफ गर्व था। अलायंस लीडर, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सिस्टर सिफान कितने खतरे में थी, लेकिन मैंने आकर। ऐसा क्या? मैं आई थी। चुप रहो, मैं आया था। नहीं, मैं। लॉन्ग जियानशन खुद को वीर बताकर लड़की को बचाने वाला दिखाना चाहता था, लेकिन शी नियनयंग ये कैसे सहता? वो भी चाहता था कि अलायंस लीडर उसे अपनी बेटी के लिए याद रखे। इन दोनों के लिए बाकी सब मंजूर था, बस ये नहीं। बेचारी लुओ सिफान तो हक्की बक्की रह गई। झूठ के लिए लड़ाई क्यों हो रही है? पर यह सिर्फ एक कहानी की लड़ाई नहीं थी, ये तो भावी ससुर का दिल जीतने की होड़ थी। लुओ युनहाई को इन बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ। उसने झल्ला कर कहा, बस बहुत हो गया। किसने तुम सबको इतनी बड़ी मुसीबत में जाने की इजाजत दी? सिपाही, इन सबको 50 बेंत लगाओ बिना युआन की सुरक्षा के और फिर 1 महीने के लिए कमरे में बंद कर दो। बहाने मत बनाओ, अब ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। लुओ युनहाई ने गार्ड को इशारा किया और बच्चों को ले जाया गया, जो अब उदासी में डूबे हुए थे। हमने तो अच्छा किया, फिर सजा क्यों मिली? जुओ फैन हंस पड़ा, मुरोंगशू के कंधे पर हाथ रखा और निकल पड़ा। वू किंग्यू और लुओ युनहाई को अब तक सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन डांकिंग शेन के पीछे हटने से उनकी चिंता थोड़ी कम हो गई थी। जुओ फैन मुरोंगशू को लुओ अलायंस के बाहर जंगल से ले जाता हुआ हंसते हुए बोला, इस बार तो बच्चों ने कमाल कर दिया। सोचे थे सारा श्रेय ले लेंगे। अगर मैं युनहाई की जगह होता तो थप्पड़ जड़ देता। इस उम्र में ये बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं जब उनके माँ बाप परेशान हो रहे हों। हा हा हा। मुरोंगशू पीछे की तरफ देखती हुई बोली, तुम वाकई चालाक हो। आखिर लुओ अलायंस के पहले स्टीवर्ड जो ठहरे, किसी को भनक तक नहीं लगी। जुओ फैन ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, ये सारे जाल मैंने ही पहले लगाए थे।
अब अगर इसमें थोड़ा सुधार हुआ भी हो तो भी उसकी नींव तो मेरी ही है। मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं। हा हा हा। मुरोंगशू थोड़ी गंभीर हुए। वो जो तुम अच्छाई और बुराई की बात कर रहे थे। जुओ फैन ने कंधे उचकाए। यही डबल ड्रैगन मैनर वेस्टर्न लैंड्स में अच्छाई और न्याय का प्रतीक बना हुआ है, लोगों का भरोसा जीता हुआ। शंगुआन क्लान भी न्याय की बातें करता है। मिस मुरोंग को लगता होगा कि अगर लुओ क्लैन जो उन्हीं जैसे आदर्शों वाले हैं जब मदद मांगते हैं तो उन्हें तुरंत मदद मिलनी चाहिए थी। फिर भी उन्होंने मुंह फेर लिया। क्यों? मुरोंगशू सोच में पड़ गई। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मदद करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होना था। लुओ क्लैन अब बड़ा हो चुका है और डबल ड्रैगन मैनर को ये बात खटकने लगी। अब जब उन्हें उसे दबाने का मौका मिला तो क्यों छोड़ते? शंगुआन क्लैन भले ही सच्चे हों, लेकिन जब तक वेस्टर्न लैंड्स के असली मालिक की रजामंदी नहीं मिली वो कुछ नहीं कर सकते थे। डबल ड्रैगन मैनर को नाराज करने का मतलब था एक बड़े ताकतवर सहयोगी को खोना। ऐसे में पहले अपने घर को मजबूत करना क्या बुरा है? अच्छाई तब क्या काम आएगी जब वो तुम्हें बचा ही ना पाए। तो बताओ, क्या वो अच्छे हैं या बुरे? मुरोंगशू अब भी उलझन में थी। जुओ फैन ने हंसते हुए कहा, देखते रहो, पांचों लैंड फिर टकराने वाले हैं। तब तुम्हें दिखाऊंगा असली विनाश और तबाही क्या होती है। मुरोंगशू अब भी चुपचाप उसके पीछे चलती रही। एक अंधेरे हॉल में युविन योंग जल्दी से आया और झुककर बोला, प्राइम मिनिस्टर, ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग को रोका गया। कोई उससे भी ताकतवर उसे रोक गया लुओ युनहाई को मारने से। ओह, क्या वो दोनों बूढ़े आए थे? बाइली जिंगवे मुस्कुराया। युविन योंग का चेहरा गंभीर था। नहीं। तो फिर कौन? पता नहीं। स्वॉर्ड किंग ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि वो बेबस था। समझ गया। ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग की बात पत्थर पर लकीर होती है। अगर उसने कहा कि नहीं कर पाया तो फिर वाकई में उसके बस से बाहर था। बेली जिंगवे ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, बाकी लैंड्स का क्या रुख रहा? कोई नहीं बोला। युविन योंग बोला, सबने कहा जो बोया वो काटा और किसी ने दखल नहीं दिया, यहां तक कि डबल ड्रैगन मैनर भी चुप रहा। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के वू शिंक्यू ने शंगुआन क्लान से मदद मांगी मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। बेली जिंगवे की मुस्कान गहरी हो गई। अच्छा है, कम से कम कुछ तो हासिल हुआ। सर युविन, क्या आपने कभी तियान्यू लौटने का सोचा है? मेरा आदेश सुनो। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट बाइली युनमिंग को सेंट्रल एरिया एम्बेसडर बनाकर और डिप्टी मिनिस्टर ऑफ वॉर युविन योंग को साथ लेकर वेस्टर्न लैंड्स भेजो। वहां डेविल पैलेस को हटाने की बात करें। बाकी 3 लैंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ वर्क से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को एम्बेसडर बनाकर वहां के नेताओं को ये सूचना दी जाए। प्राइम मिनिस्टर, आप युविन योंग चौंक गया। बाइली जिंगवे ने हाथ हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, सर युविन, तुम्हारा एक और काम है। सुनो। बेली जिंगवेई ने अंधेरे में युविन योंग को असली मकसद समझाया। फिर ठंडे स्वर में बोला, समझे? मैं तुम्हें यह मौका इसलिए नहीं दे रहा कि तुम तियान्यू को वापस पाओ, बल्कि इसलिए कि तुम वेस्टर्न लैंड्स के शासक बनो, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के अधीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर, मैं निराश नहीं करूंगा। युविन योंग ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और खुशी से निकल पड़ा। बेली जिंगवेई के आदेश पर अफसरों ने तुरंत दस्तावेज तैयार किए और चारों दिशाओं के शासकों को दूतों के जरिए भेज दिए। पिछले 100 सालों से स्वॉर्ड स्टार एम्पायर अपनी हालत सुधारने में लगा हुआ था, इसीलिए बाकी जमीनों से उसके रिश्ते भी स्थिर बने रहे। बाकी जमीनों को इस बड़े दुश्मन से हमेशा खतरा लगा रहता था, मगर दिखावे की शांति रखी जाती रही और कभी कभार थोड़ी बहुत साझेदारी भी हो जाती। बेली जिंगवेई ने ये दूत एक तरह से सद्भावना दिखाने के लिए भेजे थे। चारों जमीनें चाहें तो मना कर सकती थीं, मगर ऐसा करने से तनाव बढ़ता और नए झमेले खड़े हो जाते जो शायद कोई नहीं चाहता था। आखिर एक छोटे से राजदूत लड़के के आने में नुकसान ही क्या था? और रही बात डेविल पैलेस की, तो अब फिलहाल तो शांति थी, पर आगे क्या होगा कौन जानता है। हो सकता है वो दिन आए जब सारी जमीनों को एक होकर उस संगठन को मिटाना पड़े। इसीलिए पहले से तैयारी करना ही समझदारी थी। बहुत सोच विचार के बाद चारों जमीनों ने एम्पायर के दूत को स्वीकार कर लिया। युविन योंग और प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट बेली युनमिंग अपनी चमचमाती सेना के साथ वेस्टर्न लैंड की ओर रवाना हुए। बाकी जमीनों के दूतों के मुकाबले इन्हें तियान्यू एम्पायर से होते हुए डबल ड्रैगन मैनर जाना था। 3 महीने बाद तियान्यू के शाही महल के अध्ययन कक्ष में अब थोड़ा पतले हो चुके और मूछ वाले सम्राट युविन कोंग ने सामने बैठे लुओ युनहाई की बात सुनकर चौंकते हुए कहा, एम्पायर का दूत हमारे यहाँ से होकर जा रहा है और हमें उसका स्वागत करना है। लुओ युनहाई ने लंबी सांस ली। बिल्कुल, क्योंकि ये खबर सीधे डबल ड्रैगन मैनर से आई है। उन्होंने कहा है कि उस दूत मंडल में कोई तियान्यू का ही व्यक्ति है जो अब शानदार वापसी कर रहा है और खास तौर पर लुओ अलायंस से स्वागत की मांग की है। युविन कोंग सोच में टहलने लगा। तियान्यू का? कौन हो सकता है? ये कोई बड़प्पन नहीं, बस बहाना लग रहा है। मैं तियान्यू का सम्राट हूँ, जो भी यहाँ से गया है वो मेरा ही आदमी है। अब वो लौट रहा है एम्पायर के दूत बनकर और मुझसे इज्जत की मांग कर रहा है। ये तो अपमान है। लुओ युनहाई मुस्कुराया। आप क्या बात कर रहे हैं योर मैजेस्टी, इस दुनिया में हालात बदलते रहते हैं। याद है जब आप सम्राट नहीं बने थे और मुझसे पहली बार मिले थे तब कितनी इज्जत दी थी आपने मुझे।
यूएन कॉन्ग भी हंस पड़ा। वो तो सही कहा तुमने। और अलायंस लीडर लुओ, तुमने तब बड़ी दरियादिली दिखाई थी। जब झुओ फैन ने सब कुछ अपने हाथ में लिया तो मुझे लगा मैं पूरी जिंदगी बस एक कठपुतली बनकर रह जाऊंगा, मगर जब लुओ अलायंस ने अपनी ताकत बढ़ाई तो तुमने मुझे राजपाट वापस लौटा दिया। उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लुओ युनहाई बोला, योर मैजेस्टी, लुओ क्लैन भी आपके पुराने सहयोग और देखभाल के लिए आभारी है। यूएन कॉन्ग गंभीर होकर बोला, हम दोनों जानते हैं कि ये सब एक निवेश की तरह था, मगर जैसा झुओ फैन कहता है, सबके अपने मकसद होते हैं। पर तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं था। तुमने मुझे सच्चे मन से सत्ता लौटाई। वो फर्क साफ दिखता है। जो भी हो, आपका अपनापन याद रखा जाएगा। लुओ क्लैन कभी अपने साथ देने वालों पर हुकूमत नहीं करता। यूएन कॉन्ग हंसते हुए बोला, अलायंस लीडर लुओ, नहीं नहीं भाई युनहाई, मैं भी अब तुम्हारी इज्जत दुगनी करके लौटाऊंगा। जो भी यहां लौटकर रौब झाड़ना चाहता है, मैं उसे पूरी शान से स्वागत दूंगा ताकि तुम्हारा मान बना रहे। रौब? लुओ युनहाई ने पूछा। भाई लुओ, मैं एक छोटे राज्य का सम्राट हूं, मगर जो कुछ वेस्टर्न लैंड में हो रहा है वो सब मेरे कानों तक भी पहुंचता है। मैं जानता हूं कि डबल ड्रैगन मैनर तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है, किसी भी छोटी बात को बहाना बनाकर पकड़े बैठा है ना? मैंने भी तख्त के लिए संघर्ष किया है, मुझे पता है ऐसे मामलों को कैसे सुलझाना होता है। लुओ युनहाई का चेहरा एक पल को खिंचा, फिर मुस्कराया। 3 दिन बाद राजधानी को रंग बिरंगे सजावट से सजा दिया गया। सम्राट यूएन कॉन्ग और रानी लोंग कुई महल के मुख्य द्वार पर खड़े थे। ये टियान्यू एम्पायर की तरफ से किसी भी मेहमान को दी जाने वाली सबसे बड़ी इज्जत थी, जब खुद सम्राट उनका स्वागत करे। हालांकि जब पता चला कि ये सोर्ड स्टार एम्पायर का दूत है तो ये सम्मान देना लाजमी हो गया। उनके बगल में लुओ अलायंस के उच्च अधिकारी खड़े थे और सबसे आगे लुओ युनहाई। सब सूरज के ठीक ऊपर आने तक खड़े रहे, तभी जमीन कांपती हुई एक भव्य सवारी आई जो 100,000 सैनिकों की सुरक्षा में थी और कई स्पिरिचुअल बीस्ट्स खींच रहे थे। झुओ फैन दीवारों की छाया से देखता हुआ बोला, ये वेस्टर्न लैंड का दूत है। बाइली जिंगवे को लगता है वेस्टर्न लैंड कमजोर है और अब वो काटने चला आया है। मुरुंग शू ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता बाइली जिंगवे वेस्टर्न लैंड पर नजर रखे है? झुओ फैन बोला, जब कुछ चीजें दिखने में भी अजीब लगें और महसूस भी हो तो जरूर कुछ गड़बड़ होती है। बाकी जमीनों के दूत इतनी भारी सुरक्षा में नहीं आए हैं। जानना चाहती हो क्यों? मुरोंग शू ने सिर हिलाया। झुओ फैन बोला, क्योंकि बाकी सभी दूत दोयम दर्जे के हैं, मगर हमारे दूत में तो एक शहजादा शामिल है। वेस्टर्न लैंड में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। झुओ फैन हंसते हुए बोला, कहते हैं वो शहजादा तो? हाँ, बस देखते रहो। मुरोंग शू उत्सुक होकर उस जुलूस को देखती रही जो महल के दरवाजे पर आकर रुका। लुओ युनहाई का दल आगे बढ़ा और झुककर बोला, मैं अलायंस लीडर लुओ युनहाई केंद्रीय क्षेत्र के दूत का स्वागत करता हूं। यूएन कॉन्ग भी हंसते हुए रानी का हाथ थामे बोला, मैं टियान्यू का सम्राट यूएन कॉन्ग आपका स्वागत करता हूं। मगर गाड़ी से कोई जवाब नहीं आया। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी, हा, तीसरे भाई, कितने साल हो गए, मैं तो भूल ही गया था कि तुम सम्राट बन गए हो। यूएन कॉन्ग का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अविश्वास से गाड़ी की तरफ देखा। ये आवाज, हा, अपने ही भाई की आवाज भूल गए? गाड़ी का दरवाजा खुला और एक तेज नजरों वाला आदमी बाहर निकला। यूएन कॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी उंगली कांपती हुई उठी। दूसरे भाई। सभी लोग दंग रह गए। सम्राट का दूसरा भाई, वही दूसरा शहजादा यूएन योंग जो देशद्रोह के आरोप में लापता हो गया था, अब ये वापस क्यों आया है और एम्पायर का दूत बनकर? यूएन योंग ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ पास आकर कहा, तीसरे भाई, तुम तो पतले हो गए। उसने यूएन कॉन्ग के गाल पर 2 बार थपथपाया। जब मैंने कहा था कि थोड़ा पतले हो जाओ, तुम कहते थे पानी पीने से भी मोटे हो जाते हो। अब क्या हुआ? मुझे पता है, सब नाटक था। ताज हथियाने के लिए तुमने भोले भाले मोटू का अभिनय किया। तुमने मुझे और बड़े भाई को धोखा दिया। अब सम्राट बन गए हो तो नाटक की जरूरत नहीं रही, है ना? हा। यूएन योंग ने इतना जोर से थप्पड़ मारा कि गाल सूज गया और हंसता रहा, पुराने मोटे, अब भी नाटक करोगे? सम्राट तो बन गए, मगर अब क्या? अब तो मेरे जूते चाटने वाले कुत्ते ही हो गए हो। लोंग कुई चिल्लाई, तुम सम्राट से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लुओ युनहाई भी कड़ाई से बोला, एम्बेसडर, आप केंद्रीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तियान्यू के सम्राट के साथ जरा तमीज से पेश आइए, हद से मत गुजरिए। यूएन योंग हंसते हुए बोला, हद? एक तीसरे दर्जे की एम्पायर का राजा हमारे स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ वॉर से बराबरी करेगा? फिर लुओ युनहाई की ओर देखता हुआ बोला, अलायंस लीडर लुओ, आप वेस्टर्न लैंड के मार्शल हैं, आप मुझे इज्जत देते हैं, मैं भी आपको देता हूं, मगर ये एक्स लार्डनेस? बताओ तो सही, एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स मेरा क्या कर लेंगे? यूएन योंग ने अपनी हथेली में युआन की जमा की। लुओ युनहाई घबरा गया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? बस तनाव कम कर रहा हूं। अलायंस लीडर लुओ, इतना डर क्यों रहे हो? मैं एक दूत हूं, यहां कोई झगड़ा करने नहीं आया हूं। हफ। यूएन योंग ने अपने कंधे घुमाए जैसे सच में शरीर को खींच रहा हो, फिर लुओ युनहाई की पकड़ से हाथ छुड़ाया और उसे एक चुभती हुई मुस्कान दी।
लुओ युनहाई ने दांत भींच लिए, चेहरा काला पड़ गया। युएन कॉन्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, आप पहले आइए एम्बेसडर। जरूर योर मैजेस्टी। युएन योंग ने एक घिनौनी मुस्कान दी और सैनिकों को इशारा किया, शहर में दाखिल हो जाओ, मगर ध्यान से। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट सो रहे हैं, कोई खलल पड़ा तो सिर कटेंगे। जी हुजूर। पूरी सेना और दर्जनों गाड़ियां शहर में घुस गईं। युएन कॉन्ग और उसके साथियों के चेहरों पर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का ये दूत वेस्टर्न लैंड का मेहमान था और वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। पहले भी इस देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, मगर कभी सम्राट को इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ा। मगर इस बार केंद्रीय क्षेत्र की सबसे बड़ी एम्पायर के दूत ने एक तीसरे दर्जे की नेशन के सम्राट को थप्पड़ मारा था। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का प्रतिनिधि मंडल जब इंपीरियल कैपिटल पहुंचा तो युएन कॉन्ग की टोली जैसे मिट्टी में मिल गई। जुओ फैन ने सिर हिलाया, सोचो, ये वही युएन योंग है जो कभी बिना सोचे समझे काम करने वाला, घमंडी और जल्दबाज लड़का था। आज वो चालाक और समझदार बन गया है। हा, वक्त सब कुछ बदल देता है। डबल ड्रैगन मैनर गुस्से में आकर सिर्फ उन्हें निकाल सकता है, क्योंकि प्रतिनिधि मंडल का अपमान मतलब स्वॉर्ड स्टार एम्पायर से युद्ध, और ऐसा करने की हिम्मत चारों लैंड में से किसी के पास नहीं। लुओ अलायंस के पास इसे चुपचाप सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर ये सिर्फ कुछ बदतमीजी होती तो चल जाता, लेकिन जुओ फैन ने मुड़ते हुए कहा, मिस मुरोंग, हम लोग उस गैरिसन पर नजर रख रहे हैं। युएन योंग सिर्फ एम्परर से बदला लेने तियान्यू नहीं आया होगा। मुरोंग शू उसके पीछे दौड़ी। अब वो जुओ फैन की आदत सी बन गई थी, जैसे उसकी चाल के पीछे पीछे चलना उसका स्वभाव हो गया हो, ताकि वो इंसानियत के हर रंग को देख सके। 6 घंटे बाद सूरज ढल गया और चांद अपनी राइटफुल जगह लेने आया। इंपीरियल कैपिटल सजी हुई थी, चमकती हुई, जैसे दिन और रात का जोश अलग अलग होता है। गैरिसन के पास एक मोटा आदमी इधर उधर टहल रहा था, बोर होकर। युएन योंग अंदर आया और झुककर बोला, डिप्टी मिनिस्टर युएन योंग प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट को प्रणाम करता है। सर युएन, आखिरकार आप आ गए। मैं कैरेज में बैठे बैठे थक गया हूं। युएन योंग टेबल पर बैठ गया और मोटा आदमी बच्चे की तरह दौड़कर आया। मैंने आपकी बात मानी और किसी का भी निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अब आज रात आप मुझे एंटरटेन करना ही होगा। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आपकी बात मानने को कहा है, लेकिन आप मुझे कैदी बनाकर मत रखिए। युएन योंग ने मुस्कुराते हुए आंखों में चमक के साथ कहा, चिंता मत कीजिए योर हाइनेस, मैं आपकी हालत समझता हूं। आज रात आपको बड़ा मजा आएगा। सच में? हे, शुक्रिया सर युएन। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट ने मुस्कुराते हुए मोटी उंगलियां मरोड़ी। युएन योंग हंस पड़ा और कपड़ों का एक जोड़ा निकाला। योर हाइनेस, आप बहुत कीमती हैं और आपकी पहचान सब कर लेंगे, इसलिए ये साधारण कपड़े पहनिए, फिर हम मजे करेंगे। मैं 2 आदमियों को आपकी जगह बिठा दूंगा ताकि कोई कुछ समझ न सके और शर्मिंदगी भी ना हो। समझ गया। प्राइम मिनिस्टर को यह बात बहुत मायने रखती है और मैं उसे निराश नहीं करूंगा। राजकुमार ने कपड़े बदले और जोश में बाहर निकला। सर युएन, आप तो बहुत अच्छे हो। जब हम लौटेंगे तो मैं प्राइम मिनिस्टर से आपकी बड़ी तारीफ करूंगा। हे। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट निकल गया और 2 गार्ड्स ने उस पर नजर रखी। युएन योंग की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तारीफ करेगा? हा, बेकार की बात। सर युएन, एम्परर युएन ने आपको और प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट को भोज पर बुलाया है। एक गार्ड ने दरवाजा खटखटाया। युएन योंग बोला, पता है, हिज हाइनेस की तबीयत ठीक नहीं तो मैं अकेला जाऊंगा। समझ गया। आदमी चला गया। युएन योंग ने अपने कपड़े ठीक किए और निकल गया। जुओ फैन अंधेरे से बाहर आया। मुरोंग शू ने पूछा, इंपीरियल पैलेस जा रहे हो? नहीं, उस बेवकूफ प्रिंस के पीछे। वही असली चाबी है। जुओ फैन की आंखें चमकी और मुरोंग शू उसके पीछे चल पड़ी। 1 घंटे बाद एक खास इमारत के पास पहुंचे जो बड़ी भव्य और रोशनी से सजी हुई थी। वहां से हंसी और चहकती आवाजें आ रही थीं। सामने एक 10 मीटर ऊंची पट्टिका टंगी थी। फ्रेग्रेंट मैनर। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट बड़बड़ाया, चेहरे पर गिरी हुई मुस्कान के साथ, हे, मुझे तो यही घर जैसा लग रहा है। जन्नत, परियां और हसीनाएं, मैं आ गया। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट किसी गर्म जानवर की तरह भीतर घुस गया। उसके गार्ड्स मुस्कुराते रह गए। वो जैसे ही कमरे में पहुंचा, चेरी लिप से घिर गया। उसने इशारा किया और उन लड़कियों ने एक बोतल बढ़ाई। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट ने पीते ही आंखें लाल कर लीं और दहाड़ा, आज रात 100 लोगों को पछाड़ दूंगा। कौन आएगा मेरे सामने? हा। दरवाजे बंद हो गए और उसके पीछे से कराहने, चीखने और चरमराने की आवाजें आने लगीं। बाहर खड़े गार्ड्स ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा। हमारे प्रिंस को बस ऐसी ही चीजों में मजा आता है। हे। हम अंदर जाएंगे? मुरोंग शू ने अंधेरे में छिपकर उन बंद दरवाजों को देखा और वहां से जो आवाजें आ रही थीं वो सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। जियो फैन ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो जाना जरूरी है। पीछा करने का क्या मतलब अगर अंत में ही छोड़ दें? कितना बेहुदा। मुरोंग शू ने उसे लाल चेहरा और गर्म कानों के साथ घूरा। क्या बेहुदा? मैं देख थोड़ी रहा हूं कि अंदर क्या हो रहा है, बस आवाजें सुन रहा हूं, वो भी बाहर से। इसमें क्या फर्क है? तो फिर अंदर जाने की जरूरत क्या है? सावधानी जरूरी है। मेरी आंखें पहले जैसी नहीं रहीं।
कुछ भी छूट न जाए, इसलिए हे। जुओ फैन धुएं में बदलकर अंदर चला गया। दरवाज़ा इतनी जल्दी और हल्के से खुला बंद हुआ कि गार्ड्स को भनक तक नहीं लगी। मुरोंगसू का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो भी घुस गई। दरवाज़ा फिर से चुपचाप बंद हो गया। गार्ड्स को लगा कुछ आया है, पर कुछ न देखकर उन्होंने अनदेखा कर दिया। वो जुओ फैन के साथ एक कोने में छिप गई, लेकिन अंदर की आवाज़ें उसके कान फाड़ रही थीं। जुओ फैन जरा भी नहीं हिला। 2 घंटे बीत गए, मगर प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट तो जैसे जानवर बन गया था। औरतें उसकी दरिंदगी में करा रही थीं। मुरोंगसू ने होठ काटे, गुस्से से जुओ फैन की तरफ देखा और फुसफुसाकर बोली, इतनी देर हो गई, कुछ मिला भी है या नहीं? मिला है। जरूर कुछ पी रखा है इसने, तभी इतनी ताकत आ गई है। जुओ फैन ने ज्ञानियों जैसी मुद्रा में सिर हिलाया। मुरोंगसू की आंखें फड़क उठी। मैं बाइली जिंगवे की साजिश की बात कर रही हूँ। वो भी देख रहा हूँ, पर कुछ मिला नहीं। अफसोस, बस सुन ही सकता हूँ। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। मुरोंगसू गुस्से में फट पड़ी। गंदे इंसान, देखो तो सही, मैं तो जा रही हूँ। तभी खिड़की से एक आदमी अंदर फेंका गया, जो या तो मरा हुआ था या बेहोश। आ गया वक्त। जुओ फैन मुस्कराया। कोई भी आदमी, चाहे कितना भी उत्तेजित हो, पूरी तरह जानवर नहीं बनता। बात कुछ और है। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट अब पागल हो गया है। उसके ड्रिंक में जरूर कुछ डाला गया है। ये बैली जिंगवे की चाल लगती है। क्या कहती हो मिस मुरोंग? मैं मुरोंगसू कुछ समझ नहीं पाई। क्या सोच रही हो? जुओ फैन ने पूछा, फिर खुद ही सिर हिलाया। उफ, कितना गंदा ख्याल। मैं भले ही डीमन हूं, लेकिन मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। मैं कभी ड्यूअल कल्टिवेट नहीं करता। और तुमने? मैंने सोचा भी नहीं था। तुम? मुरोंगसू ने सिर झुका लिया शर्म से। नीच कमीना, मुझसे मजाक कर रहा है। तभी वो नया आया इंसान करवट में कराहा। मुरोंगसू चौंकी। क्या वो बच्ची है? सिफान, जुओ फैन ने धीमे से कहा। पागल प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट ने लड़की की आवाज़ सुनी और खून से भरी आंखों के साथ मुड़ा। वो दहाड़ा और उस पर टूट पड़ा। लो, एक और आ गया। हा। एक उंगली की चुटकी से जुओ फैन ने पागल प्रिंस को वहीं जड़ कर दिया। जुओ फैन ने हाथ नीचे किया। मुरोंगसू कुछ करने ही वाली थी। मैं लड़की को ले जाती हूँ। वो यहां नहीं रह सकती। उसकी इज्जत पर सवाल उठेगा। जुओ फैन ने उसका कंधा थाम लिया। मुरोंगसू ने अजीब निगाहों से उसकी तरफ देखा। लुओ सिफान धीरे धीरे होश में आई। जुओ फैन ने प्रिंस की ओर इशारा किया, जिससे वो फिर से हिल सका। उस सुंदर लड़की को देखकर उसमें और उबाल आ गया और वो उस पर झपट पड़ा। अरे तुम कौन हो? लुओ सिफान की आंख खुलते ही उसने देखा कि एक जानवर जैसे नंगे आदमी ने उस पर छलांग लगा दी है। घबराकर उसने झट से अपने हाथ आगे किए और उसे जमीन पर धकेल दिया, जिससे वो खून थूकने लगा। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट का दिमाग दवा के असर से पूरी तरह खो चुका था। उसकी इंद्रियां सुन्न हो चुकी थीं और सोचने समझने की ताकत भी चली गई थी। दर्द हो या नहीं, उसे सामने की लड़की बस एक शिकार लग रही थी। उसकी आंखों में वासना थी और वो बार बार लुओ सिफान की तरफ बढ़ता जा रहा था। लुओ सिफान बुरी तरह डर गई थी, मगर एक पीक रेडियंट स्टेज की कल्टीवेटर होने के नाते उसके अंदर की शक्ति जाग उठी और उसने उस पागल को फिर से जोर से दूर फेंक दिया, जिससे वो और भी लहूलुहान हो गया। वो आदमी पूरी तरह सुध-बुध खो चुका था। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रही थी। बार बार उस पर झपट रहा था, हर बार दूर फेंका जा रहा था। करीब 30वीं बार जब वो प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट उछलकर वापस गया तो उसका शरीर जगह जगह से चोटिल हो गया था, मगर उसकी आंखों में वही लालच, वही भूख अब भी जल रही थी। वो लगातार लुओ सिफान को घूर रहा था। लुओ सिफान कांप उठी। जीतने के बाद भी उसके मन में डर बैठ गया था। मुरोंगसू ने जुओ फैन की तरफ देखा और पूछा, क्यों? क्या क्यों? तुमने उसे बांध रखा था, फिर भी उसे छोड़ क्यों दिया, ताकि लड़की खुद उससे निपटे? जुओ फैन ने कहा, मुझे बाइली जिंगवे के इरादे समझने हैं और इसके लिए मैंने उसे जीतने दिया। तुमने उसे जीतने दिया? मैं बरसों से सेंट्रल एरिया पर नजर रख रहा हूं और अब वक्त आ गया है उसे खत्म करने का। मेरा प्लान वापसी के लिए शुरू हो चुका है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बाइली यूचन अभी तक एक रहस्य है, और दूसरी बात, सेंट्रल एरिया पिछले कुछ सालों में जितनी तेजी से रिकवर कर रहा है वो सामान्य नहीं है। तुमने खुद देखा कि युद्ध में सेंट्रल एरिया कितना मजबूत था, चारों लैंड की सेनाओं से भी ज्यादा। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। जब तक वो खुद कोई चाल नहीं चलता, कोई उसे हिला नहीं सकता। अब जब उसने चाल चली है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। मुरोंगसू की भौहें कांपी। तो फिर जब वो पागल बना तब तुमने उसे रोका क्यों? तुम तो कुछ नहीं करते, उसे वैसे ही छोड़ सकते थे। मिस मुरोंग, समझ लो, मैंने उसे आगे बढ़ने दिया, मगर मेरी भी एक हद है। लुओ परिवार का कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं झेलेगा। जुओ फैन ने लंबी सांस छोड़ी। सच कहूं तो अगर डैंकिंग शेन ने यूनहाई को मार भी दिया होता तब भी मेरा प्लान चल ही रहा होता, लेकिन मैंने दखल दिया क्योंकि यूनहाई को मरना नहीं चाहिए। उसी तरह उस पागल प्रिंस को भी मैंने इसलिए नहीं रोका ताकि बाइली जिंगवे की योजना चलती रहे और मैं पर्दे के पीछे से अपने काम करता रहूं। सिफान को वैसे भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो पीक रेडियंट स्टेज पर है और वो प्रिंस तो अभी बस शुरुआती रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर है। हाँ, यूनहाई को बुरा लगेगा, बस इतना ही फर्क पड़ता।
मुरोंग शू ने ठंडी सांस ली और मुंह फेर लिया। तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम चालबाज हो। हाँ मिस मुरोंग, अब तुम समझने लगी हो। पहले की तुम होती तो अब तक किसी की मदद करने दौड़ पड़ी होती, न्याय की रक्षा करने, बुराई को मिटाने। लेकिन अब तुमने सब्र करना सीख लिया है। नहीं, मैंने सब्र नहीं सीखा। मैं बस उलझन में हूं कि सही क्या है और गलत क्या। मैं 100 साल से लोगों को बदलते देखती आ रही हूं और अब मैं खुद उलझ गई हूं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं ताकि देख सकूं तुम क्या चुनते हो। मुरोंग शू ने आंखें सिकोड़ लीं। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी। मिस मुरोंग, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सारे संदेह मिटा देगी, सही गलत और बुराई की पहचान देगी। मैंने ये कहानी 5 लैंड में घूमते हुए सुनी थी। इतनी गहरी थी कि मेरा दिल बड़ा हो गया, मगर मेरी कल्टीवेशन 5 स्तर गिर गई। हाँ, ट्रू सेल्फ आर्ट सिर्फ दिल पर केंद्रित होता है। असली ताकत उस मन से आती है जो अपने मूल में लौट सके। सिर्फ शक्तिशाली बनने से कुछ नहीं होता, असली विकास मन और सोच में होता है। जब मैं अपनी जड़ तक पहुंच जाऊंगा तभी असली डाव को जान पाऊंगा। अब तो मैं जरूर सुनना चाहती हूं। मुरोंग शू ने एक हल्की सी मुस्कान दी जो बहुत प्यारी लगी, मगर जुओ फैन ने देखा ही नहीं। इतने में 50वीं बार प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट ने हमला किया और फिर से पीछे फेंका गया। उसके शरीर में जो पीड़ा और घाव थे वो अब भी उसके दिमाग में असर नहीं कर पा रहे थे। वो फिर से खड़ा हुआ, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था जिसमें उसके अंदरूनी अंगों के टुकड़े भी थे। लुओ सिफान की भौहें कांपने लगीं। वो उस भयानक दृश्य को देख भी नहीं पा रही थी। ये कौन सा भूत है? इसे दर्द महसूस नहीं होता क्या? ही है। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट ने अजीब सा शरीर मरोड़ा और एक और कदम बढ़ाया सिफान की तरफ। खून बहता रहा, मगर उसके अंदर बस एक ही प्रवृत्ति बची थी, संभोग की। मासूम लड़की का मन घिन से भर गया। इस बार वो एक और हट गई। तभी दरवाज़ा खुला और 2 गार्ड अंदर उड़ते हुए आए और उनके पीछे 2 और लोग सिस्टर सिफान, लॉन्ग जानशन और शी न्यानयांग आ पहुंचे थे। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट की बुरी हालत देखकर और उसे सिफान की तरफ बढ़ते देख दोनों चौंक उठे। तू कौन है बे? उसे हाथ मत लगाना। दोनों ने एक साथ हमला किया। एक ने सीधा सीना और दूसरे ने ऊपर से चेहरे पर जोरदार वार किया। लॉन्ग जानशन ने इतनी जोर से पंच मारा कि प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट की छाती में छेद हो गया और शी न्यानयांग ने ऐसा ओवरहेड किक मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। चारों तरफ खून फैल गया। प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट बिना सिर के तड़पकर ढेर हो गया। मैंने पंजा मारा, मैंने सिफान को बचाया। मैंने किक मारी, मैंने सिस्टर सिफान को बचाया। लाश को अनदेखा कर दोनों ने एक दूसरे को घूरा, फिर दौड़कर सिफान के पास पहुंचे। सिस्टर सिफान, तुम ठीक तो हो ना? सिफान की आंखें खाली थीं। फिर होश में आकर उसने कांपती उंगली से लाश की तरफ इशारा किया। वो कौन था? प्रिंस। उनके जवाब देने से पहले ही एक चीख सुनाई दी। 2 गार्ड जो खून देखकर स्तब्ध थे अब जलते हुए गुस्से में बोले, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के प्रिंस ऑफ हार्वेस्ट को मारने की? तुमने एम्पायर का दूत मार दिया और अब तुमने हम पर युद्ध घोषित कर दिया है। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का दूत? तीनों के चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर जैसे जड़ हो गए। अब तो हम गए काम से। जुओ फैन अंधेरे में खड़े होकर हंस पड़ा। अब तो बच्चों की खैर नहीं। हा। क्या यही है बैली जिंगवे की चाल? पश्चिमी लैंड को युद्ध में घसीटना? अगर ये इतना आसान होता तो वो बैली जिंगवे नहीं कहलाता। युद्ध, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हा। जुओ फैन ने हाथ हिलाया और चलता बना। बैली जिंगवे ने चाल चल दी है, अब मेरी बारी है। 100 साल का इंतजार खत्म हुआ वू रंडोंग, अब तुम्हारा बदला पूरा होगा। चमकते रोशनी वाले इंपीरियल पैलेस में, जहां अंदर 3 पंक्तियों में और बाहर 3 पंक्तियों में गार्ड्स खड़े थे, सब कुछ अभेद्य लग रहा था। युवेन योंग ने स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के प्रतिनिधियों के लिए रखी दावत में शिरकत की और व्यंग्य में कहा, तीसरे भाई, कितने सालों बाद इस महल में दावत में आया हूं, अब तो ये जगह अजनबी लगती है। कब से एक मामूली एम्पायर के पास 16 हार्मनी गार्ड्स हो गए और वो भी दर्जनों। तीसरे भाई, तुमने तो एम्पायर को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हा। इंपीरियल भाई, मजाक की कोई जरूरत नहीं। लुओ अलायंस ने आपकी सुरक्षा के लिए ये गार्ड्स भेजे हैं। मैं तो बस एक छोटे से एम्पायर का राजा हूं। मेरे पास तो एक भी सोल हार्मनी एक्सपर्ट होने का हक नहीं है। सच कहूं तो मास्टर सिर्फ 5th स्टेज इथीरियल स्टेज पर हैं, युवेन कॉन्ग ने ठंडे स्वर में कहा। लुओ यूनहाई का दल उसे घूर रहा था। युवेन योंग ने ठिठोली की, फंग च्यूबाय, वो तो टियान्यू का डिवाइन ड्रैगन था ना? क्या निकला, बस 5th स्टेज? मैं भी उसी स्तर पर हूं। हा भाई, तो स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ वॉर हैं, भरपूर साधन संसाधनों का सुख भोगते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो सूखा पड़ा है। आपके मास्टर से आगे निकलना तो स्वाभाविक है। युवेन योंग ने सिर हिलाया। सही कहा भाई, सेंट्रल एरिया का माहौल यहाँ से कहीं बेहतर है। वहाँ के सबसे निचले अधिकारी को भी देख लो, यहाँ के एम्परर से कमजोर नहीं होगा। युवेन कॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी की अपनी अपनी चाहत होती है। कोई छोटा होकर भी सर बनना चाहता है तो कोई दूसरों के पद गौरव के नीचे बैठकर उनकी गंध सूंघना चाहता है। ये सब स्वभाव की बात है। हर कोई नेता नहीं बन सकता, चाहे जितना भी जोर लगा ले।
युएन योंग की मुंह में डली हुई चीज हिल गई, उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया। तुमने तो हद कर दी युएन कॉन्ग। लुओ युनहाई गंभीर हो गया और गार्ड्स एम्परर के चारों तरफ घिर आए। युएन योंग का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ और उसने व्यंग्य से कहा, भाई क्यों ऐसा लग रहा है कि ये गार्ड्स मेरी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं? भाई मैं कहाँ इस लायक हूँ? उसके औपचारिक जवाब को नज़रअंदाज करते हुए युएन योंग की आंखें चमक उठीं। कभी कभी गार्ड्स का स्तर मायने नहीं रखता अगर वो गलत चीज की रक्षा कर रहे हों। लुओ युनहाई का चेहरा सख्त हो गया और वो गहराई से घूरने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।